नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का जो अध्याय 2 है, जिसमें जीव जगत का वर्गीकरण, हम जीवों का वर्गीकरण जो पढ़ रहे थे, उसमें आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था ना। तो आपको याद रखना है कि R.H. व्हिटेकर के द्वारा 5 क्लासिफिकेशन जो है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो व्हिटेकर के माध्यम से दिया गया था। और 1969 के अंदर, जस्ट मिनट, कब दिया था इन्होंने? 1969 में दिया हुआ था R.H. व्हिटेकर। और इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों के अंदर या 5 जगत के अंदर वर्गीकृत किया था। उसमें सबसे पहला आता है मोनेरा। क्या आता है? मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत, मोनेरा को यदि हम देखें तो ये ग्रीक का एक वर्ड है जिसका नाम, जिसको बोलते हैं मोनास, उससे मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है सिंगल। तो इस किंगडम के अंतर्गत हम एक कोशी के जीवों को रखेंगे। किस कौन से रखेंगे? एक कोशी के जीवों को रखेंगे। देखिए हम इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है मोनेरा किंगडम, जिसमें मोनास का मतलब होता है सिंगल। तो इस जगत को प्रोकैरियोट्स का जगत भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस जगत को प्रोकैरियोट्स का जगत कहा जाए। प्रोकैरियोट्स से जहाँ भी बात आती है, जहाँ भी हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो हमको मालूम है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? आद्य प्रकार का, या केंद्रक जो होता है वो प्रारंभिक अवस्था में होता है, या आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसको कहा जाता है। तो इसके जो सदस्य होंगे उनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, हम देखें कि इसको क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोट्स का जगत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सम्मिलित सभी जीवों में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। स्पष्ट केंद्रक इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है जीवाणु, नील हरित शैवाल जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया भी इसको कहा जाएगा, माइकोप्लाज्म, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। इस जगत के जो प्रमुख लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। इस जगत के सदस्यों की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। इसकी जगह प्रारंभिक केंद्रक या इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता। तो ये पॉइंट पहला हो गया आपका तैयार मोनेरा किंगडम के बारे में, कि इसका जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? इंसिपिएंट होगा, या हम बोले कि प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हम लिखे, इसके जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनके सदस्य एक कोशिकीय होंगे और कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद हम सेकंड बात करें तो सेकंड पे हम चर्चा करते हैं। तो मतलब थर्ड पॉइंट में हम बात करें तो थर्ड पॉइंट आपका है, इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपको ये भी याद रखना है, इनकी जो कोशिका है इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। किससे? म्यूरिन से मिलकर बनी होती है, एवं पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है ना। तो अभी हम क्लासिफिकेशन मोनेरा का करेंगे, तो उसमें कौन से जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होगी और कौन से पॉलीसेकेराइड की बनी होगी, वो हम देखेंगे, उस पर चर्चा करें। तो आपको इसकी सेल वॉल के बारे में जानकारी रखना है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, और पॉलीसेकेराइड जो होंगे, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, उससे मिलकर बनी होती है। हम अगला पॉइंट देखें इसके अंदर, तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं? जैसे आपने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में देखा है। एक आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा। उसके साथ साथ में आपने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा होगा, और उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्लांट सेल की बात करें तो उसमें आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स, ये जो मोनेरा किंगडम के सदस्य होते हैं, उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। अगला पॉइंट देखिए इसमें,
जो गतिशील सदस्य इसके होते हैं उसमें कसाबिका या फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन उसके जो फिलामेंट्स होते हैं उसमें 9+2 की व्यवस्था अनुपस्थित होती है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो दूसरे जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर यदि कसाबिका या फ्लैजिला पाया जाता है तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है फिलामेंट का वो कैसा होता है 9+2 का, मतलब 2 सेंटर में और 9 जो ट्यूब्यूल्स होती है वो कहाँ होती है, इसके फेरी फेरी के अंदर इनका अरेंजमेंट होता है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट हमको मोनेरा किंगडम के सदस्यों के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए हम अगला पॉइंट, तो इसमें स्वपोषी अथवा परपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो इस जो सदस्य होते हैं वो कैसे होंगे, या तो स्वपोषी होंगे, स्वपोषी मतलब कैसे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे। तो ऑटोट्रॉप्स यदि है तो क्या होगा, वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और ठीक है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। अब हमने अभी एक बात बताई है कि इसमें दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है, और उसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो फिर तो ये थोड़ा सा विपरीत हमारा पॉइंट हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोहरे झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग तो नहीं पाए जाते, लेकिन इसके अंदर लेमिलर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल होता है वो लेमिली के अंदर पाया जाता है ना, जो लेमिली होती है उसके अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। तो जो सोपोसी होंगे उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो लेमिली के अंदर मिलेगा। उसी प्रकार से ये परपोसी हो सकते हैं, परपोसी प्रकार का पोषण भी इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट हम देखें तो जनन जो होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, असेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन होता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि युग्मक निर्माण या युग्मक निर्माण के बिना, हमने बात करी थी कि गैमीट का निर्माण होगा या गैमीट के निर्माण के बिना ही यहाँ पर जनन की प्रक्रिया होगी और इनके द्वारा नई संतति बनाई जाएगी। यदि हमको लैंगिक जनन देखने को मिलेगा तो वो प्रारंभिक अवस्था में हमको देखने को मिलता है इसमें ना। अब आगे हम देखें मोनेरा जगत का वर्गीकरण। अब आगे मोनेरा जगत जो है किंगडम मोनेरा है उसे भी आगे फर्दर दो समूहों के अंदर कैटेगरीज किया है, दो ग्रुप के अंदर बांटा है। एक आता है आपका आर्की बैक्टीरिया, अथवा इनको बोला जाता है एंशियंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है या पुरातन बैक्टीरिया कहा जाता है। और दूसरा जो आता है वो आता है यू बैक्टीरिया या जिनको बोला जाता है वास्तविक बैक्टीरिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया है मतलब मोनेरा जगत है उसको हमने दो भागों के अंदर बांट के रखा हुआ है। पहला जो आता है आपका कौन सा, पहला जो आता है वो आपका आता है आपका आर्की बैक्टीरिया या इसको बोलते हैं एंशियंट बैक्टीरिया बोला जाता है। और सेकंड जो आता है वो कौन सा आता है आपका यू बैक्टीरिया कहा जाता है ना। अब देखिए कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं और यू बैक्टीरिया क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम आगे चर्चा करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, देखिए हम तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया को हम पुरातन बैक्टीरिया या फिर आद्य प्रकार के बैक्टीरिया भी कहा जाते हैं, पुराने बैक्टीरिया भी कहा जाएंगे कहते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया था पुरातन बैक्टीरिया, जीवाणुओं का प्राचीनतम आद्य प्रोकैरियोट समूह एंशियंट प्रोकैरियोट्स है ये, मतलब और ये समूह के सदस्य पृथ्वी पर प्रकट होने वाले प्रथम जीव होते हैं, इसलिए इनको पुरातन या पुराने बैक्टीरिया भी कहा जाता है ना, पुरातन बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। पृथ्वी पर ये सबसे पहले प्रकट होने वाले जीव इनको माना गया है, इसलिए इन्हें पुरातन अथवा जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं तो आपका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, सबसे मतलब पृथ्वी पर प्रकट होने वाले सबसे प्रारंभिक जीव होते हैं जो अभी भी हमको अलग अलग वास स्थानों के ऊपर देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल्स या जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ये संरचना में वास्तविक बैक्टीरिया के समान ही होते हैं, किंतु मोनेरा जगत के सदस्यों की तरह ये जटिल कोशिकांगों सहित मतलब इसमें केंद्रक का अभाव होता है, किंतु वास्तविक जीवाणु की तुलना में इनमें विभेद भी होते हैं। तब देखिए कि इनकी जो संरचना होती है वो
वास्तविक जीवाणु के समान ही होती है लगभग लगभग। उसी प्रकार से इनमें दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक भी आदि प्रकार का ही पाया जाता है। इसके पश्चात भी इसके अंदर कुछ जो अंतर होते हैं, उस अंतर के आधार पर इनको हम यू बैक्टीरिया से अलग कर सकते हैं, उनसे हम अलग डिस्टिंग्विश इसको कर सकते हैं। तो आप देखिए कि कौन कौन से जो अंतर होते हैं जिनके आधार पर आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग रखा गया है, तो उसको हम देखते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनमें कोशिका की भित्ति जो होती है, इनकी कोशिका भित्ति जो होगी, कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन का अभाव होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होगी उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाई, जैसा आपने भी मोनेरा किंगडम के बारे में बात करी थी कि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, और हमने बताया था कि वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो हमने मोनेरा किंगडम को भी दो भागों में बांटा हुआ है। तो उसमें जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, उनके सदस्यों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन अपसेंट होता है, ये इसके अंदर नहीं पाया जाता पेप्टाइडोग्लाइकन ना, अभाव होता है, बल्कि इनकी भित्ति में प्रोटीन एवं नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स से मिलकर बनी होती है। तो जो आर्की बैक्टीरिया होंगे, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? नॉन सेलुलोजिक आर्की नॉन सेलुलोजिक पॉली सेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है ना। आगे देखिए अपन, इनकी जो कोशिका झिल्ली है उसमें लिपिड की साकित श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कि जो आर्की बैक्टीरिया के जो सदस्य होंगे उनकी जो कोशिका झिल्ली, हमने बता दिया कि कोशिका भित्ति जो सेल वाल है, जो सेल वाल है, वो सेल वाल तो किससे मिलकर बनी होती है? नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। वो होती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड जो होगी उससे मिलकर बनी होती है। लेकिन इसकी जो मतलब पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी है, लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी या सेल मेम्ब्रेन जो होगी, वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड के साकित श्रृंखलाएं पाई जाती है, मतलब ब्रांच्ड जो ब्रांचेस पाई जाती है लिपिड्स की ना, लिपिड की ब्रांचेस पाई जाती है, साकित चेन पाई जाती है, ब्रांच चेन पाई जाती है लिपिड की। इन्हें जो लिपिड की जो साकित श्रृंखलाएं पाई जाती है वो इनको जो अत्यधिक ताप तथा अम्लीय वातावरण वाली जो परिस्थितियाँ होती है उनके अंदर सरवाइव करने में मदद करती है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसका जो वास स्थान है, इस पॉइंट के आधार पर इनका जो आवास है, आवास या वास स्थान जो है वो कैसा होगा? वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्रकार का होता है। कैसा होगा? एक्सट्रीम नेचर का होगा। एक्सट्रीम नेचर का होगा मतलब यदि टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी नॉर्मल से कैसा होगा? हाई होगा। यदि हम एसिडिटी की बात करें, अम्लीयता की बात करें, तो अम्लीयता भी कैसी होगी? उसके वातावरण के अंदर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिलेगी ना। और उसके बाद में यदि सैलिनिटी की बात करें तो सैलिनिटी या लवणता की बात करें तो वो भी कैसी होगी? अधिक होगी। तो इसके सदस्य जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परम जो वातावरण होगा उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो इसकी जो सर्वाइवल है वो इनके अंदर साकित श्रृंखलाएं जो लिपिड की पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनके कारण से ये होती है। इसके साथ साथ में अगला पॉइंट यदि हम देखें कि यू बैक्टीरिया से किस प्रकार से अलग होते हैं, तो इनके जो राइबोसोम होते हैं उसका जो आरएनए होता है उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी किसी होती है? भिन्न होती है इसके मोनेरा के दूसरे जो समूह के सदस्य होते हैं उनसे। तो इनके राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होगा, अनुक्रम होगा, वो अलग होता है, भिन्न प्रकार का होता है। अगला देखें, इनमें प्रतिजैविकों या एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनके प्रति जो सेंसिटिविटी होती है वो भी मोनेरा के जो दूसरे सदस्य होते हैं उनकी तुलना में कैसी होती है? अलग होती है। और इनके वास स्थान भी पृथ्वी के आदि वातावरण के समान ही होते हैं, मतलब ये अत्यधिक टेम्परेचर वाले स्थान में भी रह सकते हैं, अम्लता वाले स्थान में भी रह सकते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा सैलिनिटी होगी, नमक की सांद्रता ज़्यादा होगी, लवण की सांद्रता ज़्यादा होगी, उस वातावरण के अंदर भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये इसके कुछ करेक्टर्स थे आर्की बैक्टीरिया के, जो कि मोनेरा से इनको अलग करते हैं। मोनेरा के जो दूसरे सदस्य उनसे इनको अलग करने का ये काम करते हैं ना। आगे हम चर्चा करते हैं इसके नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट हम पेज लेकर आते हैं और इसमें देखिए कुछ और है। इसका जो वातावरण देखिए रखा हुआ है कि इसका जो वातावरण है वो कैसा होता है। बहुत ही अम्लीय वातावरण के अंदर, गर्म और अम्लीय वातावरण के अंदर ये रहते हैं। तो गर्म अम्लीय वातावरण में या अम्लीय और लवणीय वातावरण के अंदर ये पाए जाते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया को भी उनके वास स्थान स्वभाव के आधार पर विभाजित किया है, 3 समूह के अंदर विभाजित किया गया है। उसमें एक आता है मिथेनोजन। क्या आता है? मिथेनोजन ना। तो मिथेनोजन आपको याद रखना है, इसको 3 ग्रुप कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया है आर्की बैक्टीरिया को। एक आता है आपका मिथेनोजन, तो हम इसको लिखे मिथेनोजन। अब नाम से पता चल रहा है मीथेन शब्द यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे कुछ क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर मीथेन गैस उपस्थित होती है ना, उस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं ये ना। तो हम देखिए ये दलदल युक्त स्थानों में पाए जाने वाले एनएरोबिक या अनाक्षी जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है, अपने पिछली कक्षाओं के अंदर, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा ना कि मार्स गैस के बारे में ना, दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली वो कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है ना। तो उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया, मिथेनोजन रख दिया गया। और इसका जो निर्माण होता है ना वो भी उसको निर्माण में ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो ये दलदल युक्त स्थानों में पाए जाने वाले अनाक्सी या एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। इन जीवाणुओं में कार्बन डाइऑक्साइड अथवा फ्यूमेरिक अम्ल से मीथेन उत्पन्न करने का लाक्षणिक गुण पाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो मिथेनोजन होंगे वो आर्की बैक्टीरिया समूह के, आर्की बैक्टीरिया जो है उसी का डिवीज़न है या उसी के अंतर्गत हम इसको अध्ययन करते हैं मिथेनोजन को। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, दलदली स्थानों के अंदर पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है? ये CO2 के साथ में CO2 और आपका जो फ्यूमेरिक एसिड है, जो फ्यूमेरिक अम्ल है, उसकी मदद से ये क्या कर सकते हैं? मीथेन गैस बना सकते हैं ना। इनका लाक्षणिक गुण होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मिथेनोजन कहा जाता है। इसके कुछ जीवाणु रोमन्थी एनिमल्स या रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं, जिसमें ग्रेजिंग वाले, जो चारा खाने वाले या घास खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके रूमेन के अंदर सहजीवी रूप के अंदर पाए जाते हैं। हमको मालूम है ना कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनके जो स्टोमक के अंदर जो सेलुलोज का पाचन है, जो सेलुलोज का पाचन है वो ये मिथेनोजन बैक्टीरिया के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो ये मिथेनोजन बैक्टीरिया को रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बदले में ये क्या करते हैं? सेलुलोज का पाचन करते हैं ना। तो इस प्रकार से इनके बीच में सहजीवन पाया जाता है, सहजीविता पाई जाती है। तो सहजीवी के रूप में रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन करने में सहायक होते हैं, अपन यहाँ बात कर ही लिए। और मिथेनोजन ही बायोगैस संयंत्रों के अंदर मीथेन गैस उत्पन्न करने में का कार्य करते हैं ना। तो मिथेनोजन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेकंड मतलब फर्स्ट जो ग्रुप है हमने बताया मिथेनोजन। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं इसमें। अगला जो ग्रुप इसका आता है उसका नाम है, जस्ट में, अगला जो ग्रुप आ रहा है उसको हम बोलेंगे हेलोफिल्स। अगला कौन सा है? हेलोफिल्स है। तो हेलोफिल्स जो होते हैं, इसको भी देखिए आप, हेलोफिल्स। तो हेलोफिल्स में हेलो मीन्स होता है सॉल्ट और फिल मतलब लवर। तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसे आर्की बैक्टीरिया होंगे जो लवणीय वातावरण के अंदर रहते होंगे। कैसे वातावरण में? लवणीय वातावरण के अंदर रहने वाले जो आर्की बैक्टीरिया होंगे उनको हम हेलोफिल्स कहते हैं ना, हेलोफिल कहा जाता है। तो देखते हैं अपन, इन आर्की बैक्टीरिया को परम हेलोफिल या एक्सट्रीम हेलोफिल्स भी कहा जाता है। ये नमक की उच्च सांद्रता वाले जल में रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका जो आवास स्थान है, वास स्थान है, वो कैसा है? जहाँ पर लवण की सांद्रता कैसी होगी? हाई होगी। अधिक सांद्रता वाले, लवण की अधिक सांद्रता वाले स्थानों के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक जो है अमेरिका की है, तथा उसी प्रकार से कुछ महासागरों के जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर नमक की सांद्रता लगभग 3 से लगाकर 28%, 3 से 28% तक की जो नमक की सांद्रता होती है उस क्षेत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। इनकी और एक विशेषता ये होती है कि ये तेज प्रकाश में जो एक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेते हैं, जो कि सोलर जो रेडिएशन होती है उसकी सहायता से एटीपी बनाने में मदद करती है ना। तो इनकी एक विशेषता होती है ना कि ये सोलर जो रेडिएशन होगी, तो सोलर रेडिएशन का उपयोग करेंगे और
सोलर रेडिएशन की उपस्थिति में क्या करेंगे, अपने चारों ओर क्या करेंगे, ये एक पिगमेंटेड लेयर बना लेंगे, एक पिगमेंटेड लेयर वो बना लेंगे। और ये पिगमेंटेड लेयर जो होगी ना, ये लेयर क्या करेगी, सोलर रेडिएशन की मदद से क्या बनाती है, एटीपी का निर्माण करती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का निर्माण करती है। ठीक है। और ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की सहायता से फिर ये क्या करेंगे, अपनी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उन क्रियाओं को ये चलाने का काम करते हैं। इनके अंदर एक और आता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये शुगर का निर्माण या ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनके द्वारा एक विधि विकसित करी गई है कि ये जो सोलर रेडी मतलब पिगमेंटेड मेम्ब्रेन का निर्माण करेंगे अपने चारों ओर तेज प्रकाश में, और सोलर रेडिएशन का डायरेक्ट उपयोग करेंगे और उससे एटीपी को बना लेंगे, उससे अपनी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको वो कंप्लीट करते हैं। अगला अपन देखते हैं इसी का अगला जो आर्कीबैक्टीरिया का ग्रुप है जिसका नाम है एसिडोफिल। अगला कौन सा आता है, एसिडोफिल आता है अगला समूह, इसको हम यहाँ रख ले। एसिडोफिल थर्मो एसिडोफिल उसको बोलेंगे ना, पूरा क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफिल। अब इसमें दो शब्द आ रहे हैं, थर्मो से क्या आ जाता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर आ जाएगा। एसिड यहाँ पर अम्ल से बात मतलब ताप और अम्ल। हमने बोला था कि ये कैसे होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं ना, कैसे, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले होंगे। जैसा हमने मिथेनोजन वाला बोला वो भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है, उसी प्रकार से हमने हेलोफिल्स बोला जिसमें साल्ट एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर पाया जा रहा है, 3 से 28% तक साल्ट हमको देखने को मिला था। अब जो थर्मो एसिडोफिल वाले होंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात आ जाएगी, एक तो टेम्परेचर की बात होगी और दूसरा किसकी बात हो जाएगी, इसमें एसिडिटी की बात हो, एसिड की बात हो, एसिडिक मीडियम की बात हो जाएगी। तो टेम्परेचर भी कैसा होगा, इसके आवास का वास का हाई होगा, और एसिडिटी भी किसी एसिड या अम्लीयता भी किसी होगी इसकी हाई होगी। अपन देखते हैं ये आर्कीबैक्टीरिया अत्यधिक गर्म गंधक युक्त झरनों मतलब हार्ड सल्फर स्प्रिंग में रहते हैं, जहाँ का औसत जो तापमान होता है लगभग कितना होता है, 80 डिग्री के आसपास होता है, 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। हम देखते हैं यदि वातावरण के अंदर हम जैसा चर्चा करते हैं ना कि यदि स्टेलाइज करना है किसी चीज़ को तो हम उसको टेम्परेट कर देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं ना। तो गर्म करने में हम बताते हैं कि इसके जो सूक्ष्म जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया होते हैं वो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव करते हैं, इस पर भी ये जीवित बने रहते हैं। तो जैसे हार्ड सल्फर स्प्रिंग होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो औसतन तापमान इसका कितना होता है, 80 डिग्री होता है। तो इस तापमान पर भी ये रहते हैं। ये जीवाणु कैसे होंगे, ऑक्सी परिस्थितियों में गंधक को ये सल्फर को ऑक्सीकृत करेंगे और क्या बना देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, H2SO4 का निर्माण करेंगे कब, ये भी याद रखिएगा, ऑक्सी जो परिस्थिति होगी, ऑक्सीजन यदि उपलब्ध है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे सल्फर के माध्यम से वो। और उसी प्रकार से यदि जिससे क्या सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बना तो माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ये भी हमको मालूम है, माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और कुछ जीवाणु इसके कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अनाक्सी परिस्थितियों में गंधक का अपचयन कर देते हैं और H2S बना देते हैं ना। तो ये होता है थर्मो एसिडोफिल के बारे में। अब जो अम्लीयता होती है ना वो 2 के आसपास में हो जाए, 2 pH के आसपास हो जाती है ना, इस pH के पास हमको अम्लीयता देखने को मिलती है और इस वातावरण में ये रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो मोनेरा किंगडम है उसमें पहला जो इसका ग्रुप है जिसका नाम है थर्मो एसिडोफिल, सॉरी पहला ग्रुप है जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया, उसके बारे में अपन ने चर्चा करी। तो जो हम इसको फिर से लिखे एक बार, हमने क्या बताया भैया कि जो मोनेरा है, जो मोनेरा है उसे हमने 2 भागों के अंदर अभी पढ़ा है। एक अपन ने बात करी है आर्कीबैक्टीरिया की, किसकी बात करिए, एक आर्कीबैक्टीरिया की बात करिए, और दूसरा जो होता है वो किसकी बात करेंगे अपन आगे, यू बैक्टीरिया। नाम तो लिख लेते हैं हम यू बैक्टीरिया के बारे में। तो हमने दोनों में अंतर ये बताया था कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं,
एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है, और ये जो होंगे वो नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में हमने बताया था कि इसकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें हमने बताया था, क्या बताया था कि ये नॉन सेल्यूलोजिक नॉन सेल्यूलो इसको अपन थोड़ा सा लिखिए लॉजिक, इसको हटा देते थोड़ा सा, जो नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड से मिलकर नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। मतलब इसमें नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता, मतलब अपन लिख भी सकते हैं ना कि इसमें पेप्टाइडो जो ग्लाइकेन है वो नहीं पाया जाता, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता ना, ये वाला। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके साथ में इसकी जो मेम्ब्रेन की अपन ने बात करी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने बताया था कि जो लिपिड होती है, लिपिड चेन जो होती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। यही जो गुण होता है, यही जो इसका एडाप्टेशन है, जिस कारण से ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, आगे अपन देखिए इसके अंदर। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है आर्कीबैक्टीरिया का, उसको हमने 3 भागों के अंदर क्लासीफाई किया था। हम देखिए इसमें जस्ट मिनट, इसको हमने 3 भागों के अंदर क्लासीफाई किया है। फर्स्ट आपका आता है मिथेनोजन, सेकंड मिथेनोजन हमने बताया था दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले। इसी प्रकार से रूमिनेट जो एनिमल्स होते हैं उनके रूमेन के अंदर पाए जाते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। ये मीथेन गैस उत्पन्न करने का इनका गुण होता है। दूसरा हमने बताया था हेलोफिल्स, बताया क्या बताया, हेलोफिल्स, जो कि किससे होते हैं, जो कि साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, और जो इन्वायरमेंट होता है वो 28% तक इसमें सैलिनिटी होती है, सांद्रता हम उसकी होती है लवण की। थर्ड हमने बताया था थर्मो एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल, जस्ट मिनट, अपन ने क्या बात करी थी, थर्मो एसिडोफिल की बात करी है। ठीक है, तो थर्मो एसिडोफिल्स हमने बताया कि ये हॉट स्प्रिंग के अंदर पाए जाते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज का अपना जो चैप्टर है वो आर्की के बारे में कंप्लीट हो चुका है। हम अगला जो चैप्टर चालू करेंगे वो आपके यू बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे कि यू बैक्टीरिया क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका हम वर्गीकरण और आगे करेंगे।